पर मान्यवर शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी को सादर आमंत्रित कर रही हूं। कृपया हम सबके प्रिय राष्ट्रीय गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में स्वागत भाषण हेतु मंच पर पधारें। मान्यवर शिक्षा मंत्री भारत सरकार। नमस्कार। परीक्षा पे चर्चा की 6th एडिशन पे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की शिक्षा जगत की ओर से स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। वो कुछ समय, कुछ घंटे हमारे बीच में बिताएंगे। देश की सभी प्रांतों से, सभी यूनियन टेरिटरी से आए हुए बच्चे आज दूरसंचार के माध्यम से टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे दुनिया की सभी कोने से इस कार्यक्रम को देखने वाले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षा प्रेमी, मैं सभी को स्वागत करता हूं और यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट, सभी शिक्षक, सभी अधिकारियों को भी स्वागत करता हूं। मित्रों, परीक्षा पे चर्चा एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। पिछले 8-9 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी न केवल देश को संभाला है, लेकिन देश में अनेक जन आंदोलन का भी जनक रहे। वो स्वच्छ भारत हो, वो परीक्षा पे चर्चा हो, या देश की नौजवानों के अंदर एक नई स्फूर्ति उत्पन्न करने की बात हो। परीक्षा पे चर्चा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक और समाज की जो प्रेशर रहती है, जो चुनौती रहती है कोमलमती बच्चे के ऊपर, उसको समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने उस दुविधा को स्वयं हमारे बीच में आके समाधान देने के लिए एक अभिभावक के नाते, एक युग दृष्टा के नाते, एक समाज सुधारक के नाते आज हमारे बीच में उपस्थित है। यह आज एक सटीक जन आंदोलन की रूप ले चुका है। मित्रों, न केवल परीक्षा पे चर्चा, उन्होंने समय निकाल के अपने को खुद को विद्यार्थी बनाया, अपने को अभिभावक बनाया, अपने को शिक्षक बनाया। आज सही तरीके से हमारी संचालक ने कहा, देश की प्रख्यात शिक्षाविद, उन्होंने एग्जाम वॉरियर करके किताब लिखा है। इस बार तो उसकी नई संस्करण भी आ गई है और भारत की 13 भाषाओं में यह आज हम लोगों के सामने है। परीक्षा पे चर्चा भी एक नई प्रारूप बन चुका है। इस बार 23 जनवरी को नेताजी की जन्मदिन के अवसर पे देश भर की स्कूल विद्यार्थियों ने उस पे चित्रांकन की एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। मैं आप सभी को बधाई देता हूं एग्जाम वॉरियर के अंदर आपको प्रेरणा लेने के लिए। मित्रों, देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू हो रहा है। परीक्षा पे चर्चा, एग्जाम वॉरियर, ये सहजता धीरे धीरे विद्यार्थियों को 21वीं सदी के लिए तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री जी की सपना है। भारत की विद्यार्थी ना केवल भारत की विषयों के बारे में चिंता करे, लाइव जैसे जन आंदोलन को विश्व में प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। पर्यावरण, विश्व की अर्थनीति, विश्व में टेक्नोलॉजी, ये भारत की बच्चों के द्वारा निर्मित होकर दुनिया की समस्या की समाधान बने, इसी अपेक्षा एनईपी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। परीक्षा पे चर्चा, एग्जाम वॉरियर, एनईपी, ये एक सिक्के की अनेक पहलू है। मैं ऐसे ही एक भव्य कार्यक्रम में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में कुछ समय प्रधानमंत्री बच्चों के साथ, देश की बच्चों के साथ खुद कुछ समय बिताएं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मंच पे सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्ते। शायद इतनी ठंड में पहली बार परीक्षा पे चर्चा हो रही है। आमतौर पर
फरवरी में करते हैं, लेकिन अब विचार आया कि आप सबको 26 जनवरी का भी लाभ मिले। फायदा उठाया ना जो बाहर के हैं, उन्होंने गए थे कर्तव्य पथ पे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, घर जाके क्या बताएंगे? कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा साथियों, समय ज्यादा लेता नहीं हूं मैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है, क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद में, बहुत प्रोएक्टिवली बच्चे सवाल पूछते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, व्यक्तिगत पीड़ा भी बताते हैं। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है, किन उलझनों से गुजरता है, देश से उसकी अपेक्षाएं क्या है, सरकारों से उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है। यानी सचमुच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है, और मैं तो मेरी सिस्टम को कहा हुआ है कि इन सारे सवालों को इकट्ठा करके रखिए। कभी 10-15 साल के बाद मौका मिलेगा तो उसको सोशल साइंटिस्टों के द्वारा उसका एनालिसिस करेंगे। और पीढ़ी बदलती जाती है, वैसे स्थितियां जैसे बदलती जाती हैं, वैसे उनके सपने, उनके संकल्प, उनकी सोच कैसे बहुत माइक्रो तरीके से बदलती है, इसका एक बहुत बड़ा थीसिस शायद ही इतना सैंपल किसी के पास नहीं होगा जी तक। आप लोग मुझे सवाल पूछ करके भेजते हैं। चलिए, लंबी बातें नहीं करते हैं, मैं चाहूंगा कि कहीं से शुरू करें, ताकि हर बार मेरे पर एक शिकायत आती है कि साहब ये कार्यक्रम बहुत लंबा चलता है। आपका क्या मत है? लंबा चलता है? लंबा चलना चाहिए? अच्छा, मुझे और कोई काम करना नहीं है। अच्छा ठीक है, आप ही के लिए हूं, बताइए क्या करेंगे? कौन पहले पूछते हैं? दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर, दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर, दुनिया को नहीं खुद को बदलना सीखे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। आपके बृहद अनुभव एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध शहर मदुरई से अश्विनी एक प्रश्न पूछना चाहती है। अश्विनी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. My name is Ashwini. I am a student of Kendra Vidyalaya number 2 Madurai, Tamil Nadu. My question to you sir is, how do I deal with my family disappointment if my results are not good? What if I don't get the marks I am expecting?
Being a good student is also not an easy job. Expectations of others become so high that the person who's giving exam gets so much stressed and they go into depression. Nowadays, it is common for students to cut their hands and become irritated, and there is no one they could trust with their feelings. Kindly guide me on this. Thank you, sir. Dhanyavad, Ashwini. Honorable Prime Minister, sir. Navtesh Dagur hails from the heart of India's capital, Delhi, the imperial seat of several empires, with its charming blend of a grand medieval history and amazing architectural style. Navtesh is seated in the hall and wishes to discuss an identical issue through his question. Navtesh, please ask your question. Good morning, Honorable Prime Minister, sir. I am Navtesh Jagur of Kendriya Vidyalaya, Pitampura, Delhi region. Sir, my question to you is, how do I deal with my family's situation when my results are not good? Kindly guide me, sir. Thank you very much. थैंक यू नवदेश। माननीय प्रधानमंत्री जी, संसार को शांति और करुणा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह तथा वर्धमान महावीर की जन्मभूमि प्राचीन नगर पटना से प्रियंका कुमारी कुछ इसी प्रकार की समस्या से जूझ रही हैं और आपका मार्गदर्शन चाहती हैं। प्रियंका, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं रवीन बालिका +2 विद्यालय से राजेंद्र नगर पटना से 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे परिवार में सब अच्छे नंबर से पास हुए हैं, मुझे भी अच्छा नंबर लाना है। इसके लिए मैं तनाव में चली गई हूँ, इसके लिए आप मुझे मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका। माननीय प्रधानमंत्री जी, अश्विनी, नवतेश एवं प्रियंका यह महसूस करते हैं कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा कई छात्रों को प्रभावित करता है और इसे हल करने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। अश्विनी, आप क्रिकेट खेलती हैं क्या? क्रिकेट में गूगली बॉल होता है। निशाना एक होता है, दिशा दूसरी होती है। मुझे लगता है कि आप पहले ही बॉल में मुझे आउट करना चाहती हो। अगर परिवार के लोगों के आपके से बहुत अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो वो चिंता का विषय है। उनका सोशल स्टेटस का उन पर इतना दबाव होता है, उनके मन पे इतना प्रभाव होता है कि उनको लगता है कि जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे। अगर बच्चे वीक हैं तो कैसे उनके सामने चर्चा करेंगे। और कभी कभी मां बाप भी आपकी क्षमता को जानने के बावजूद भी अपने सोशल स्टेटस के कारण अपने आसपास के साथियों दोस्तों में क्लब में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, कभी तालाब में कपड़े धोए जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, बच्चों की बातें निकलती हैं। फिर उनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है और इसलिए बाहर बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं अपने बच्चों के लिए और फिर धीरे धीरे वो इंटरनलाइज कर लेते हैं और फिर घर में आकर के भी वही अपेक्षाएं करते हैं। और समाज जीवन में ये सहज प्रवृत्ति बनी हुई है। दूसरा, आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा। हम तो राजनीति में हैं,
हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। 200 लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350 क्यों नहीं लाए। चारों तरफ से दबाव बनाया जाता है। लेकिन क्या हमें इन दबावों से दबना चाहिए क्या? पल भर सोचिए कि आपको जो दिन भर कहा जाता है, चारों तरफ से जो सुना जाता है, उसी में अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे, अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ बैट्समैन खेलने के लिए आते हैं और पूरा स्टेडियम, हजारों लोग होते हैं स्टेडियम में, वे चिल्लाना शुरू करते हैं, चौका चौका चौका, छक्का छक्का, शिक्षक। क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके और छक्के लगाता है क्या? ऐसा करता है क्या कोई प्लेयर? चिल्लाते रहे, कितना ही चिल्लाते रहे, उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है जो आ रहा है, उस बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है और जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है, न कि ऑडियंस चिल्लाता है। फोकस रहता है। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो ये आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें। हां, कभी कभी दबाव को एनालिसिस कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं के विषय में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपकी क्षमता बहुत है, लेकिन आप खुद ही इतने डिफरेंस मेंटालिटी के हैं कि नया करने के लिए सोचते नहीं। तो कभी कभी वो अपेक्षाएं बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, बड़ी ऊर्जा बन जाती है। और इसलिए अपेक्षाएं, मां बाप को क्या करना वो मैं पहले ही कहा, सामाजिक दबाव में मां बाप ने बच्चों पर दबाव ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों ने अपनी क्षमता से कम भी अपने आप को नहीं आंकना चाहिए। और दोनों चीजों की बल देंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ऐसी समस्याओं को बहुत आराम से सुलझा लेंगे। कहां गए एंकर? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके प्रेरक वचनों से अभिभावकों का अपने बच्चों के लिए समझने का मार्ग मिला है। मान्यवर के दबाव में न रहें, हम गांठ बांधकर परीक्षा में उत्साह बनाए रखेंगे। आपका धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, चंबा प्रकृति के अनछुए सौंदर्य को समेटे भारत के पेरिस के रूप में प्रसिद्ध पर्वतीय नगर है। चंबा हिमाचल प्रदेश से आरुषि ठाकुर आभासी माध्यम से हमसे जुड़ रही हैं। आरुषि, कृपया अपना प्रश्न पूछें। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम आरुषि ठाकुर है और मैं केंद्रीय विद्यालय बनीखेत ढलौजी, जिला चंबा की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। माननीय, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि परीक्षा के दौरान जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वह यह है कि मैं पढ़ाई कहाँ से शुरू करूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ और मैं इसी के ही बारे में सोचती रहती हूँ, जो मुझे काफी तनाव देता है। कृपया कर मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद आरुषि। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत में धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर।
रायपुर की अदिति दीवान इसी समस्या पर अपनी मन की जिज्ञासा का समाधान चाहती है। अदिति, अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम अदिति दीवान है और मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़ में कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मैं इस बात को लेकर चिंतित रहती हूँ कि मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन अंतिम तक मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार्य होते हैं। यदि मैं अपना कोई कार्य समय पर पूरा कर भी लूं, तो और ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि फिर अन्य कार्यों को करने में या तो बहुत ज्यादा देर लगा देती हूँ या तो उन्हें आगे तक के लिए टाल देती हूँ। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि मैं अपने सारे काम सही समय पर कैसे पूरे करूं। धन्यवाद। धन्यवाद अदिति। माननीय प्रधानमंत्री जी, आरुषि और अदिति अपनी परीक्षा की तैयारी एवं समय के सदुपयोग पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। कृपया उनकी समस्या का समाधान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। देखिए, सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, वैसे भी जीवन में टाइम मैनेजमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। परीक्षा और नो परीक्षा, आपने देखा होगा काम का ढेर क्यों हो जाता है। काम का ढेर इसलिए हो जाता है समय पर उसको किया नहीं इसलिए। और काम करने की कभी थकान नहीं होती है जी। काम करने से संतोष होता है, काम न करने से थकान लगती है। सामने दिखता है अरे इतना सारा काम, इतना सारा काम, और उसी की थकान लगती है। करना शुरू करें। दूसरा, आप कभी कागज पे अपना पेन पेंसिल लेके डायरी पे लिखिए। एक हफ्ते भर आप नोट कीजिए कि आप अपना समय कहां बिताते हैं। अगर पढ़ाई भी करते हैं तो कितना समय किस विषय को देते हैं, और उसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बेसिक में जाते हैं, बारीकियों में जाते हैं। थोड़ा अपना एक एनालिसिस कीजिए। मैं पक्का मानता हूं कि आपको ध्यान में आएगा कि आप जो आपकी पसंद की चीजें हैं उसी में सबसे ज्यादा समय लगाते हैं और उसी में खोए रहते हैं। फिर 3 विषय ऐसे हैं जो कम पसंद है लेकिन जरूरी है, वो फिर आपको बोझ लगेगा। मैंने 2-2 घंटे मेहनत की लेकिन ये तो हुआ नहीं। और इसलिए आप सिर्फ पढ़ना 2 घंटे ऐसा नहीं, लेकिन पढ़ने में भी जब फ्रेश माइंड है तब जो सबसे कम पसंद विषय है, आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है, तय कीजिए पहली 30 मिनट इसको, फिर एक पसंदगी वाला विषय है 20 मिनट उसको, फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनट उसको। आप ऐसा स्लैब बनाइए तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विषयों पर रुचि बढ़ेगी जो आप नॉर्मली टालते हैं और अच्छे विषय में खोए रहते हैं। और समय भी तो बहुत जाता है। आपने देखा होगा, आप में से जो लोग पतंग चगाते होंगे, मुझे तो बचपन में बहुत शौक था। पतंग की जो माजा होता है, धागा होता है, वो कभी एक दूसरे में उलझ जाकर के एकदम से बड़ा गुच्छा बन जाता है। अब बुद्धिमान इंसान क्या करेगा? यूं यूं खींचेगा क्या? ताकत लगाएगा क्या? ऐसा नहीं करेगा। तो धीरे से एक एक तार को पकड़ने की कोशिश करेगा कि खुलने का रास्ता कहां है, और फिर धीरे 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 खोलेगा तो इतना बड़ा गुच्छा भी आराम से खुल जाएगा और सारा माजा, सारा धागा एक जैसी जरूरत है वैसा उसके हाथ लग जाएगा। हमें भी उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम से सॉल्यूशन निकालना है। और अगर आराम से सॉल्यूशन निकालेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप उसको बड़े ढंग से करेंगे। दूसरा, आपने कभी घर में अपनी मां के काम को ऑब्जर्व किया है क्या?
यूं तो आपको अच्छा लगता है कि जैसे स्कूल से आए तो माँ ने सब रेडी करके रखा था, सुबह स्कूल जाना था तो माँ ने सब तैयार करके रख दिया था। लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कभी ऑब्जर्व किया है कि माँ का टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़िया है? उसको पता है सुबह ये है तो मुझे 6 बजे ये करना पड़ेगा, 6:30 बजे ये करना पड़ेगा, उसको 9 बजे जाना है तो ये करना पड़ेगा, वो 10 बजे घर आएगा तो ये करना पड़ेगा। यानी इतना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट माँ का होता है। और जबकि काम सबसे ज्यादा मां करती रहती है, लेकिन किसी काम में उसको बोझ अनुभव नहीं होता है। थक गई, बहुत काम है, बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं करती। क्यों? उसे मालूम है कि मुझे इतने घंटे में ये तो करना है। और जब एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तब भी वो चुप नहीं बैठती, कुछ न कुछ अपना क्रिएटिव एक्टिविटी करती रहती है। सुई धागा लेके बैठ जाएगी, कुछ तो करती रहेगी, रिलैक्स करने के लिए भी उसने व्यवस्था रखती है। अगर मां की गतिविधि को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको एज ए स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या होता है, और टाइम मैनेजमेंट ने 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, ये नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए। किस विषय को कितना टाइम देना है, किस काम को कितना टाइम देना है, और इतना बंधन भी नहीं डालने हैं कि बस 6 दिन तक ये करूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे पढ़ना है। फिर तो आप थक जाओगे। आप ढंग से उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए समय को, जरूर आपको लाभ होगा। धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for guiding us to be methodical and systematic in order to be an effective student. Honorable Prime Minister, sir, Rupesh Kashyap, hailing from Bastar district of Chhattisgarh, is known for his distinctive tribal art, the enchanting Chitrakoot waterfalls, and the finest quality of bamboo. Rupesh is present here with us and needs your advice on a topic that is of vital significance. Rupesh, please ask your question. Good morning, Honorable Prime Minister, sir. My name is Rupesh Kashyap. I am a student of class 9 from Swami Atmanand Government English. कैमरा उस बच्ची पे लगाइए। हाँ। From Swami Atmanand Government English Medium School, Darwa, District Bastar, Chhattisgarh. Sir, my question is, how can I avoid unfair means in exams? Thank you, sir. Thank you, Rupesh. Honorable Prime Minister, sir, from the heritage city of Jagannath Puri, the spiritual capital of Odisha, famed for its magnificent cone-shaped layout, Rath Yatra, and serene beaches, Tanmay Biswal seeks your guidance on a similar issue. Tanmay, please ask your question. Honorable Prime Minister, sir, Namaskar. My name is Tanmay Biswal. I am a student of Jawahar Navodaya Vidyalaya, Konark, Puri, Odisha. My question to you, sir, is how to eliminate cheating or copying activities of the students during examination. Kindly guide me on this. Thank you, sir. माननीय प्रधानमंत्री जी, रुपेश और तन्मय परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग से कैसे बचा जाए, इस विषय पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी। मुझे खुशी हुई कि हमारे विद्यार्थियों को भी ये लग रहा है कि परीक्षा में जो गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, माल प्रैक्टिसेस होती हैं, उसका कोई रास्ता खोजना चाहिए। खास करके जो मेहनती विद्यार्थी होते हैं उनको जरूर इसका बहुत ही चिंता रहती है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और ये चोरी कर करके, कॉपी कर करके, नकल करके अपना गाड़ी चला लेता है। पहले भी शायद चोरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे, लेकिन छुप छुप करके करते होंगे। अब तो बड़े गर्व से कहते हैं कि आज सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया।
ये जो मूल्यों में बदलाव आया है वो बहुत खतरनाक है और इसलिए समाज एज सच ये हम सबको सोचना होगा। दूसरा अनुभव आया है कि कुछ स्कूल या कुछ ऐसे टीचर्स जो ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं उनको भी लगता है कि मेरा स्टूडेंट अच्छे तरह से निकल जाए, क्योंकि मैंने उसके माँ बाप से पैसे लिए हैं, कोचिंग करता था, तो वे भी उसको गाइड करते हैं, मदद करते हैं नकल करने के लिए। करते हैं ना? ऐसे टीचर होते हैं ना? नहीं होते? तो बोलिए ना। हाँ। और उसके कारण भी दूसरा मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट पढ़ने में तो टाइम नहीं लगाते, लेकिन नकल करने के तरीके ढूंढने में बड़े क्रिएटिव होते हैं। उसमें घंटे लगा देंगे, वो कापली बनाएंगे तो उसमें छोटे 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 अक्षरों की बनाएंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसके बजाय वो नकल के तरीके, नकल की टेक्निक, उसमें जितना दिमाग खपाता है, और बड़े क्रिएटिव होते हैं ये चोरी करने वाले, इसके बजाय अगर उतना ही समय उसी क्रिएटिविटी को, टैलेंट को सीखने में लगा देता तो शायद वो अच्छा कर पाता। किसी ने उसको गाइड करना चाहिए था, किसी ने उसको समझाना चाहिए था। दूसरा ये बात समझ के चले, अब जिंदगी बहुत बदल चुकी है, जगत बहुत बदल चुका है, और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि एक एग्जाम से निकले मतलब जिंदगी निकल गई, ये संभव नहीं है जी। आज आपको डगर डगर हर जगह पे कोई इनको एग्जाम देनी पड़ती है। कितनी जगह पे नकल करोगे जी? और इसलिए जो नकल करने वाला है वो शायद एक आध दो एग्जाम को तो निकल जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा। नकल से जिंदगी नहीं बन सकती है। हो सकता है एग्जाम में मार्क्स इधर उधर करके ले आए, लेकिन कहीं न कहीं तो क्वेश्चनेबल होगा ही, और इसलिए ये वातावरण हमको बनाना होगा कि एक आध एग्जाम में तुमने नकल की, हो गया, तुम निकल गए, लेकिन आगे चल करके शायद तुम जिंदगी में फंसे रहोगे। दूसरा, जो विद्यार्थी कड़ी मेहनत करते हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि आपकी मेहनत आपकी जिंदगी में रंग लाएगी। हो सकता है कोई ऐसा ही फालतू 2-4 मार्क्स आपसे ऊपर ले जाएगा, लेकिन वो कभी भी आपकी जिंदगी की रुकावट नहीं बन पाएगा। आपके भीतर की जो ताकत है, आपके भीतर की जो ताकत है, वही ताकत आपको आगे ले जाएगी। कृपा करके उसको तो फायदा हो गया, चलो मैं भी उस रास्ते पर चल पड़ूं, ऐसा कभी मत करना, कभी मत करना दोस्तों। एग्जामें तो आती हैं जाती हैं, हमें जिंदगी जीनी है, जी भर के जीनी है, जीतते जीतते जिंदगी जीनी है। और इसलिए हमें शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए। और आप तो जानते हैं, रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा, हर रेलवे स्टेशन पे पटरी जहां होती है ना, वहां ब्रिज होता है, तो हम लोग ब्रिज पे जाना पसंद नहीं करते, पटरी कूद करके जाते हैं। कोई कारण नहीं, ऐसे ही बस मजा आता है। तो वहां लिखा है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। इसलिए
कोई अगर शॉर्टकट से कुछ कर लेता होगा, आप उसके टेंशन को पालिए मत, आप अपने आप को उससे मुक्त रखिए, आप अपने पर फोकस कीजिए, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके वचन सीधे हमारे हृदय में उतर गए हैं। आपका धन्यवाद। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, from Palakkad, the land of paddy fields, where the gentle breeze carries the aroma of harvested crops and the sound of traditional Kerala music, Sujal K seeks your guidance. Sujal, please ask your question. नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा नाम तेजस सुजय है। मैं 9वीं कक्षा में केंद्रीय विद्यालय कंजीकोट एर्नाकुलम संभाग का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न यह है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में से कौन सा वर्क जरूरी है? क्या अच्छी परिणामों के लिए दोनों जरूरी हैं? कृपया अपना मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद श्रीमान। Thank you, Sujal. Honorable Prime Minister sir. क्या सवाल था उनका? क्या पूछ रहे थे? सर, हार्ड वर्क के बाद। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। थैंक यू सर। यार, अच्छा, आपने बचपन में एक कथा पढ़ी होगी, सबने जरूर पढ़ी होगी, और इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है। हम बचपन में थे तो एक कथा सुना पढ़ाते थे कि एक घड़े में पानी था, पानी जरा गहरा था और एक कौवा पानी पीना चाहता था, लेकिन अंदर वो पहुंच नहीं पाता था। तो उस कौवे ने छोटे छोटे कंकर उठा करके उस घड़े में डाले और धीरे धीरे पानी ऊपर आया और फिर उसने आराम से पानी पिया। सुना है ये कथा? अब इसको आप क्या कहेंगे, हार्ड वर्क कहेंगे कि स्मार्ट वर्क कहेंगे? और देखिए, ये जब कथा लिखी गई ना, तब स्ट्रॉ नहीं था, वरना एक कौवा बाजार में जाके स्ट्रॉ लेके आता। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो हार्ड वर्क ही करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में हार्ड वर्क का नामो निशान नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं जो हार्डली स्मार्ट वर्क करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं। और इसलिए कौवा भी हमें सिखा रहा है कि स्मार्टली हार्ड वर्क कैसे करना। और इसलिए हमें हर काम को, पहले काम को बारीकी से समझिए। कुछ लोग हो गए, आपने देखा होगा कि चीजों को समझने के बजाय सीधा ही अपनी बुद्धि अपनाना शुरू कर देते हैं, फिर ढेर सारी मेहनत करे, परिणाम मिलता ही नहीं है। मुझे याद है, मैं बहुत पहले ट्राइबल बेल्ट में काम करता था, तो मुझे काफी इंटीरियर में जाना था। तो किसी ने हमें, उस जमाने की जो पुरानी जीप होती थी, उसने व्यवस्था की कि आप उसको लेके जाइए। अब सुबह हम कोई 5:30 बजे निकलने वाले थे, लेकिन हमारी जीप चली नहीं रही थी। हम अब ढेर सारी कोशिश की, धक्के मारे, ये क्या, दुनिया भर का हार्ड वर्क किया, लेकिन हमारी जीप नहीं चली। 7, 7:30 बज गए तो एक मैकेनिक को बुलाया। अब मैकेनिक ने
मुश्किल से 2 मिनट लगाया होगा और 2 मिनट में उसने ठीक कर दिया। और फिर वो कहे साहब 200 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने कहा यार 2 मिनट का 200 रुपया? बोले साहब ये 2 मिनट का 200 रुपया नहीं है, ये 50 साल के अनुभव का 200 रुपया है। अब हम हार्ड वर्क कर रहे थे, जीभ नहीं चल रही थी, उसने स्मार्टली थोड़े से बोल्ट टाइट करने थे, हार्डली उसको 2 मिनट लगा होगा जी, गाड़ी चल गई। कहने का तात्पर्य यह है कि हर चीज बड़ी मेहनत मजदूरी से करेंगे तो होगा, ऐसा आपने देखा होगा। पहलवान जो होते हैं, जो खेलकूद की दुनिया के लोग होते हैं, उसको कौन सा खेल से वो जुड़ा हुआ है, उस खेल में उसको किस मसल्स की जरूरत होती है। जो ट्रेनर होता है उसको मालूम है, अब जैसे विकेट कीपर होगा तो विकेट कीपर को ऐसे ही झुक करके घंटों तक खड़े रहना होता है। अब हमें क्लास में कुछ गलत किया और टीचर कान पकड़ के नीचे बिठा देते हैं, ऐसे हाथ पैर में अंदर डाल के, तो कितना दर्द होता है कि नहीं होता है? एक तो साइकोलॉजिकल भी होता है, फिजिकल भी होता है कि पैर ऐसे करके कान पकड़ के बैठना होता है, तकलीफ होती है ना। लेकिन ये जो विकेट कीपर होता है ना, उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, उसको घंटों तक ऐसे खड़ा रखते हैं ताकि धीरे धीरे उसके वो मसल मजबूत हो जाए ताकि वो विकेट कीपर के नाते अच्छा काम करे। बॉलर होता है तो उसको उस विधा की जरूरत नहीं है, उसको दूसरी विधा की जरूरत है, तो उसको वो करवाते हैं। और इसलिए हमें भी जिस चीज पे जरूरत है वहीं फोकस करना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी है। हर चीज प्राप्त करने की कोशिश से मेहनत बहुत लगेगी, हाथ पैर ऊंचे करते रहो, दौड़ते रहो, टिकना करो, फलाना करो, जनरल हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए ठीक है। लेकिन अगर मुझे अचीव करना है तो उन स्पेसिफिक एरियाज को मुझे एड्रेस करना होगा, और ये जिसको समझ होती है वो परिणाम भी देता है। अगर बॉलर है और उसके ये मसल्स ठीक नहीं है तो कहां बॉलिंग कर पाएगा, कितनी ओवर कर पाएगा। जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं उनके अलग प्रकार के मसल्स को मजबूत करना होता है। हार्ड वर्क तो वो भी करते हैं, लेकिन वो स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं, और स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं तब जाकर के परिणाम मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for your insightful guidance on choosing consistent hard work in our lives. माननीय प्रधानमंत्री जी, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात साइबर सिटी हरियाणा के प्रसिद्ध औद्योगिक नगर गुरुग्राम की छात्रा जोविता पात्रा सभागार में उपस्थित है और आपसे प्रश्न पूछना चाहती है। जोविता, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Namaskar, Honorable Prime Minister Sir. My name is Jovita Patra and I am a student of class 10th of Jawahar Navodaya Vidyalaya, Gurugram, Haryana. It's my privilege and great honor to participate in the Pariksha Pe Charcha 2023. Honorable Prime Minister Sir, my question to you is, being an average student, how can I focus on my studies? Kindly guide me on this issue. Thank you, sir. धन्यवाद जोविता। माननीय प्रधानमंत्री जी, जोविता पात्रा एक एवरेज स्टूडेंट आपसे एग्जाम में कैसे बेहतर करे इसके बारे में आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। कृपया उनका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपको पता है कि आप एवरेज हैं। वरना ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो बिलो एवरेज होते हैं और अपने आप को बड़ा तीसमार का मानते हैं, सब बंदर के व्यापारी मानते हैं।
तो मैं सबसे पहले आपको और आपके माता पिताजी को भी बधाई देता हूं। एक बार आपने इस सत्य को स्वीकार कर लिया कि हां भी मेरी एक क्षमता है, मेरी स्थिति है, मुझे अब इसके अनुकूल चीजों को ढूंढना होगा। मुझे बहुत बड़े तिश्मारखा बनने की जरूरत नहीं है। हम अपने सामर्थ्य को जिस दिन जानते हैं ना, तो हम सबसे बड़े सामर्थ्यवान बन जाते हैं। जो लोग खुद के सामर्थ्य को नहीं जानते हैं, उनको सामर्थ्यवान बनने में बहुत सारी रुकावटें आती है। इसलिए इस स्थिति को जानना, ये अपने आप में ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, आपके टीचर्स ने शक्ति दी है, आपके परिवार ने शक्ति दी है। और मैं तो चाहूंगा हर मां बाप से, आप बच्चों का सही मूल्यांकन कीजिए, उनको उनके अंदर हीन भावना पैदा होने मत दीजिए, लेकिन सही मूल्यांकन कीजिए। कभी कभी आप लोग उसको कोई बहुत बड़ी महंगी चीज लानी है, तो आप आराम से उसको कहें, नहीं भैया अपने घर की इतनी ताकत नहीं है, ये चीज हम नहीं ला पाएंगे, ऐसा करो 2 साल इंतजार करो। उसमें कुछ बुरा नहीं है। अगर आप घर की स्थिति के संबंध में बच्चे से एनालिसिस करते हैं, तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। और इसलिए हम एक सामान्य स्तर के व्यक्ति हैं, और ज्यादातर लोग सामान्य स्तर के ही होते हैं जी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत कम लोग होते हैं जी। लेकिन सामान्य लोग असामान्य काम करते हैं, और जब सामान्य व्यक्ति असामान्य काम करते हैं, तब वो कहीं ऊंचाई पर चले जाते हैं, एवरेज के मानदंड को तोड़ करके निकल जाते हैं। और इसलिए हमें कभी भी ये सोचना, दुनिया में आप देखिए ज्यादातर जो लोग सफल हुए हैं वो क्या है जी, वो किसी जमाने में एवरेज लोग थे जी, असामान्य काम करके आए हैं, बहुत बड़ा परिणाम लेके आए हैं। अब आपने देखा होगा इन दिनों दुनिया में पूरे विश्व की आर्थिक स्थितियों की चर्चा हो रही है। कौन देश कितना आगे गया, किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, और कोरोना के बाद तो ये बड़ा मानदंड बन गया है। और ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के पास अर्थवेत्ताओं की कमी है, बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर हैं जो गाइड कर सकते हैं कि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति ऐसी बनेगी, ऐसा करने से ऐसी आर्थिक स्थिति, कोई कमी नहीं है। ज्ञान का प्रवाह बांटने वाले तो हर गली मोहल्ले में आजकल अवेलेबल है, और कुछ विद्वान भी अवेलेबल है जिन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन हमने देखा है कि भारत आज दुनिया में आर्थिक जो तुलनात्मक हो रहा है, भारत को एक आशा की किरण के रूप में देखा जा रहा है। आपने 2-3 साल पहले देखा होगा, हमारी सरकार के विषय में यही लिखा जाता था कि इनके पास कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, सब एवरेज लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी इकोनॉमिक्स का कोई ज्ञान नहीं, ऐसा ही लिखा जाता था। आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते ऐसा? लेकिन आज दुनिया में वही देश जिसको एवरेज कहा जाता था, वो देश आज दुनिया में चमक रहा है दोस्तों। और इसलिए हम इस प्रेशर में न रहे दोस्तों कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, और दूसरी बात, आप एवरेज भी होंगे, आपके भीतर कुछ न कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा ही होगा। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है
उनके भीतर भी कुछ न कुछ एवरेज होगा। हर एक के पास ईश्वर ने एक अभूतपूर्व क्षमता दी होती है, बस आपको उसको पहचानना है, उसको खाद पानी डालना है, आप बहुत तेजी से आके निकल जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for your wonderful encouragement to make many students and Indians feel valued and cherished. Honorable Prime Minister, sir, Mannat Bajwa hails from the capital city of Chandigarh, famed for its remarkable blend of urban planning with modern architecture and the scenic rock garden of the legendary Nek Chand. She seeks your guidance on a fundamental issue that affects many students like her. Mannat, please ask your question. माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम मन्नत बाजवा है। मैं सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि जब मैं अपने आप को आप जैसे प्रतिष्ठित स्थान पर रखकर कल्पना करती हूँ, जहाँ भारत जैसे देश को चलाना, जहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या है और जहाँ अपनी राय रखने वालों की बहुतायत है, आपके बारे में नकारात्मक राय रखने वाले लोग भी हैं। क्या वह आपको प्रभावित करते हैं? यदि हाँ करते हैं, तो आप आत्मसंदेह की भावना से कैसे उभरते हैं? मैं इसमें आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ। धन्यवाद श्रीमान। Thank you, Mannat. Honorable Prime Minister, sir, Ashtami Sen resides in South Sikkim, an area famous for its tea gardens, breathtaking beauty, and tranquil, undisturbed, snow-clad Himalayas. She also requests your directions on identical matter that needs to be addressed. Ashtami, please ask your question. माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम अष्टमी सेन है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा डीएवी पब्लिक स्कूल रंगित नगर दक्षिण सिक्किम से हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब विपक्ष और मीडिया आपकी आलोचना करते हैं तो आप कैसे इनका सामना करते हैं, जबकि मैं अपने अभिभावकों की शिकायतों एवं निराशाजनक बातों का सामना नहीं कर पाती हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद श्री। थैंक यू अष्टमी। माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि गुजरात की कुमकुम प्रताप भाई सोलंकी आभासी माध्यम से जुड़ रही हैं और इसी तरह की दुविधा में हैं। कुमकुम आपसे मार्गदर्शन चाहती है। कुमकुम, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा नाम सोलंकी कुमकुम है। मैं कक्षा 12वीं श्री हडाराबाल हाई स्कूल, जिला अहमदाबाद, गुजरात की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि आप इतने बड़े प्रजातांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें कितनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप इन चुनौतियों से कैसे लड़ते हैं? कृपया करके मुझे मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद। Thank you, Kumkum. Honorable Prime Minister, sir, Akash Zarira lives in the Silicon Valley of India, Bengaluru, known for being a perfect gateway to a plethora of activities, both traditional and modern. Through his question, he seeks your advice on a somewhat similar matter that has been concerning him for a while. Akash, please ask your question. नमस्ते मोदी जी, मैं आकाश दरीरा 12वीं कक्षा व्हाइटफील्ड ग्लोबल स्कूल बैंगलोर से। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मेरी नानी जी कविता ए माखीजा मुझे हमेशा सलाह देती है आपसे सीखने के लिए कि आप कैसे विपक्ष के लगाए हुए हर आरोप, हर आलोचना को टॉनिक और अवसर के रूप में देखते हैं। आप ऐसे कैसे करते हैं मोदी जी? कृपया हम युवाओं को भी प्रेरणा दें ताकि हम जीवन के हर परीक्षा में सफल हो। धन्यवाद। थैंक यू आकाश। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका जीवन करोड़ों युवाओं का प्रेरक रहा है। मन्नत, अष्टमी, कुमकुम और आकाश जीवन में आने वाली चुनौतियों में कैसे सकारात्मक रहकर सफलता प्राप्त करें, इस विषय पर आपका अनुभव जानना चाहते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। आप लोग एग्जाम देते हैं और घर आकर के जब परिवार के साथ या दोस्तों के साथ बैठते हैं, कभी टीचर से निकट नाता है तो उनसे बैठते हैं
और कोई सवाल का जवाब ठीक नहीं आया तो आपका पहला रिएक्शन होता है ये आउट ऑफ सिलेबस था। यही होता है ना, तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन मैं अंदाज कर सकता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आपने मुझे न जोड़ा होता तो शायद आप अपनी बात को और ढंग से कहना चाहते होंगे, लेकिन शायद आपको मालूम है कि आपके परिवार वाले भी सुन रहे हैं, तो ऐसा खुल करके बोलने में खतरा है। इसलिए बड़ी चतुराई से आपने मुझे अंदर लपेट लिया है। देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, मेरा एक कन्विक्शन है और मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। मैं सिद्धांततः मानता हूं कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। आलोचना ये समृद्ध लोकतंत्र की पूर्व शर्त है और इसलिए आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी में ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी होती है, मालूम है ना? ओपन सोर्स होता है, उसमें सब लोग अपनी अपनी चीजें डालते हैं और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये अलाउ किया जाता है कि देखिए भी हमने किया है, हम यहां जाकर के अटके हैं, हो सकता है कुछ कमियां होगी, तो लोग उसके अंदर अपने अपने टेक्नोलॉजी को इंसर्ट करते हैं और काफी लोगों के प्रयास से वो एकदम से समृद्ध एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। ये ओपन सोर्स आजकल बहुत ही ताकतवर एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। उसी प्रकार से कुछ कंपनियां अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में रखती है और चैलेंज करती है कि उसमें जो कमियां हैं वो दिखाएगा, उसको हम इनाम देंगे। बाउंड सिस्टम की व्यवस्था खड़ी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई चाहता है कि कमियां जो हो उससे मुक्ति का रास्ता कोई इंगित करे तो होगा ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आलोचना करने वाला कौन है उस पर सारा मामला सेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप यहां स्कूल के अंदर फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और आपने बड़े चाव से बढ़िया फैंसी ड्रेस पहन करके गए और आपका प्रिय दोस्त है, एकदम प्रिय दोस्त, जिसकी बात आपको हमेशा अच्छी लगती है, वो कहेगा यार तुमने ऐसा क्या पहना, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपका एक रिएक्शन होगा। और एक स्टूडेंट है जो आपको थोड़ा कम पसंद है, नेगेटिव वाइब्रेशंस हमेशा आते हैं उसको देखते ही, आपको उसके बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहेगा देखो ये क्या पहन के आया है, कैसे पहनते हैं क्या। तो आपका एक दूसरा रिएक्शन होगा। क्यों? जो अपना है वो कहता है तो आप उसको पॉजिटिव लेते हैं उस आलोचना को, लेकिन जो आपको पसंद नहीं है वो वही कह रहा है, लेकिन आपको गुस्सा आता है, तू कौन होता है, मेरी मर्जी। ऐसा ही होता है ना। उसी प्रकार से आप आलोचना करने वाले आदतन करते रहते हैं तो उनको एक बक्से में डाल दीजिए, दिमाग खपाइए मत ज्यादा, क्योंकि उनका इरादा कुछ और है। अब घर में आलोचना होती है क्या, मैं समझता हूं कुछ गलती हो रही है।
घर में आलोचना नहीं होती है, ये दुर्भाग्य का विषय है। आलोचना करने के लिए मां बाप को भी बहुत अध्ययन करना पड़ता है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, आपके टीचर को मिलना पड़ता है, आपके दोस्तों की आदतें जाननी पड़ती है, आपकी दिनचर्या को समझना करना पड़ता है, आपको फॉलो करना पड़ता है, आपका मोबाइल फोन पर कितना टाइम जा रहा है, स्क्रीन पर कितना टाइम जा रहा है, सारा बहुत बारीकी से कुछ न बोलते हुए मां बाप ऑब्जर्व करते हैं। फिर कभी आप किस अच्छे मूड में होते हैं वो देखते हैं, और जब अच्छे मूड में होते हैं, अकेले होते हैं, तब प्यार से वो कहते हैं, अरे यार देख बेटे, तुझमें इतनी क्षमता है, इतना सामर्थ्य है, देख तेरी शक्ति यहां क्यों जा रही है। तो वो सही जगह पे वो रजिस्टर होता है, वो आलोचना काम आ जाए। लेकिन आजकल मां बाप को टाइम नहीं है, वो आलोचना नहीं करते, टोका टोकी करते हैं। और जो गुस्सा आपको आता है ना, वो टोका टोकी का आता है, कुछ भी करो। खाने पे बैठे हैं, कुछ भी कहेंगे, ये खाया तो भी कहेंगे, नहीं खाया तो भी कहेंगे, यही होता है ना। देखिए अब आपके माता पिताजी आपको पकड़ेंगे घर जाके क्या है। टोका टोकी जो है वो आलोचना नहीं है। अब मां बाप से मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके आप अपने बच्चों की भलाई के लिए ये टोका टोकी के चक्कर से बाहर निकलिए। उससे आप बच्चों की जिंदगी को मोल्ड नहीं कर सकते हैं। ऊपर से इतना मन से कुछ उस दिन अच्छे मूड में है, कुछ अच्छा करने के मूड में है, और आपने सुबह ही कुछ कह दिया, देख दूध ठंडा हो गया, तू दूध पीता नहीं है, शुरू कर दिया तू तो ऐसा ही है, फलाना देख कैसा करता है, तुरंत सुबह अपनी मां कहती है ऐसे दूध पी लेता है, फिर उसका दिमाग फटकता है, वो दिन भर का उसका काम है बर्बाद हो जाता है। और इसलिए अब आप देखिए, हम लोग पार्लियामेंट में, कभी आप लोग पार्लियामेंट का डिबेट देखते होंगे, पार्लियामेंट का जो टीवी है, कुछ लोग बहुत ही अच्छी तैयारी करके आते हैं पार्लियामेंट में अपनी स्पीच देने के लिए, लेकिन स्वभाव से जो सामने विपक्ष के लोग होते हैं ना, वो आपकी साइकोलॉजी जानते हैं, तो कुछ में ऐसे ही कोई टिप्पणी कर देते बैठे बैठे, और उसको मालूम है कि टिप्पणी ऐसी है कि वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो हमारा एमपी होता है, उसको लगता है अब इंपॉर्टेंट इसकी टिप्पणी है, इसलिए जो तैयारी करके आया है वो छूट जाती है, और वो उसी की टिप्पणी को जवाब देता रहता है। और अपना पूरी बर्बादी कर देता है। और अगर टिप्पणी है हंसी मजाक में, बॉल खेल लिया, छुट्टी कर दी, दूसरी सेकंड में अपने विषय पे चला जाता है, तो उसको फोकस एक्टिविटी का परिणाम मिलता है। और इसलिए हमें अपना फोकस छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, देखिए आलोचना करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है, कंपैरिजन करनी पड़ती है, भूतकाल देखना पड़ता है, वर्तमान देखना पड़ता है, भविष्य देखना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आलोचना संभव होती है। और इसलिए आजकल शॉर्टकट का जमाना है। ज्यादातर लोग आरोप करते हैं, आलोचना नहीं करते हैं। आरोप और आलोचना के बीच में बहुत बड़ी खाई है। हम आरोपों को आलोचना न समझे। आलोचना तो एक प्रकार से वो न्यूट्रिएंट है जो हमें समृद्ध करता है। आरोप वो चीजें हैं जिसको हमने आरोप लगाने वालों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद की जरूरत नहीं है। लेकिन आलोचना को कभी लाइट नहीं लेना चाहिए।
आलोचना को हमेशा मूल्यवान समझना चाहिए। वो हमारी जिंदगी को बनाने के लिए बहुत काम आती है। और अगर हम ईमानदार हैं, हमने प्रामाणिक सत्यनिष्ठा से काम किया है, समाज के लिए काम किया है, निश्चित मकसद के लिए काम किया है, तो आरोपों की बिल्कुल परवाह मत कीजिए दोस्तों। मैं समझता हूं आपकी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सकारात्मक ऊर्जा ने करोड़ों देशवासियों को नया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू। रायपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यात्रा का किया आगाज। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हुए शामिल। मुंगेली में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत। पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने की अभियान की शुरुआत। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा में हुए शामिल। सुकमा में मंत्री कवासी लखमा ने किया हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत। लोगों से की मुलाकात, बीजेपी पर साधा निशाना। गरियाबंद के राज्य में सैकड़ों किसानों ने निकाली तिरंगा ट्रैक्टर रैली। किसान नेता तेजराम विद्रोही बोले, केंद्र सरकार सभी किसानों को 12 महीने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए गारंटी कानून करे लागू। कांकेर में नाबालिग से दुष्कर्म। नाबालिग के गर्भवती होने पर परिजनों को ही जानकारी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजनांदगांव में धर्मांतरण पर बवाल, 2 गुटों में हुआ विवाद। पुलिस ने जांच का दिया भरोसा। मनेंद्रगढ़ में भालू ने किया महिला पर हमला। भालू के हमले में महिला की मौके पर मौत। टुर्रा के पास मिला महिला का शव। धमतरी में देसी शराब के साथ 2 सगे भाई गिरफ्तार। शराबबंदी के दिन शराब की खेप बेचने निकले थे आरोपी। अर्जुनी थाना पुलिस ने डोनर गांव के पास दोनों भाइयों को दबोचा। गरियाबंद नगर पालिका के सीएमओ सस्पेंड। सीएमओ तामशन रात्रे को निलंबित करने का निर्देश जारी। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने दिए निर्देश। पेंशनर समाज की राशि और भवन प्रस्ताव का था मामला। सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम। सीआरपीएफ के जवानों ने 4 किलो का आईडी बरामद कर किया डिफ्यूज। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए किया गया था प्लांट। सुकमा में बैकफुट पर लाल आतंक। 3 महिला समेत 10 नक्सलियों का सरेंडर। पूना नरकोम अभियान का असर। जबलपुर में सीएम शिवराज ने किया वीआर लैब का शुभारंभ। सीएम ने छात्र छात्राओं से किया संवाद। कठिन विषयों को आसानी से समझाया जाएगा। युवाओं के लिए इंदौर नगर निगम की सकारात्मक पहल इंटर्नशिप विद मेयर योजना के तहत युवा कर सकेंगे इंटर्नशिप। निगम के अधिकारी कर्मचारी और पार्षदों को बच्चों को मिलेगी प्राथमिकता। भोपाल में कांग्रेस के टिकट दावेदारों का शक्ति प्रदर्शन। पीसी चीफ के सामने किया प्रदर्शन। सतना में 15 कैदियों की हुई रिहाई। शुद्ध आचरण की शपथ दिलाकर घर भेजा गया। रिहा होने वालों में 2 महिला बंदी भी। भोपाल सेंट्रल जेल से 16 कैदियों की रिहाई। गणतंत्र दिवस के मौके पर अच्छे आचरण की शपथ के साथ भेजा गया घर। नर्मदापुरम में युवक के साथ बेरहमी। युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया। 6 आरोपी गिरफ्तार। हरदा के टिमरनी में बारातियों से भरी गाड़ी नहर में पलटी। हादसे में 7 लोग घायल। घायलों में 5 महिलाएं भी शामिल। रायसेन में तीर्थ यात्रियों से भरी टूरिस्ट बस पलटी। 20 से ज्यादा लोग घायल। 6 की हालत गंभीर। छतरपुर में छात्र के साथ मारपीट। बेल्ट और ईंट पत्थरों से पिटाई। वीडियो हुआ वायरल। दतिया में युवक ने की खुदकुशी। खुद को मारी गोली। जांच में जुटी पुलिस। दतिया में शुगर मिल में दर्दनाक हादसा। मशीन का पार्ट्स टूटकर ऑपरेटर पर गिरे। मौके पर हुई मौत। बुरहानपुर में वन अमले पर अतिक्रमणकारियों का हमला। मारपीट में 8 वन कर्मचारी घायल। मामला दर्ज। तफ्तीश में जुटी पुलिस। बैतूल में पठान फिल्म के विरोध में वीएचपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सिनेमा हॉल के बाहर की नारेबाजी। आगरमालवा में सर्दी का सितम जारी। शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। घरों में दुखी लोग। धार की भोजशाला में बसंत उत्सव का आगाज। 3 दिनों तक चलेगा उत्सव। शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। पीताम्बरा पीठ पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। मां पीताम्बरा की पूजा अर्चना की।
भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू। रायपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यात्रा का किया आगाज। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हुए शामिल। मुंगेली में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत। पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने की अभियान की शुरुआत। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा में हुए शामिल। सुकमा में मंत्री कवासी लखमा ने किया हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत। लोगों से की मुलाकात, बीजेपी पर साधा निशाना। गरियाबंद के राज्य में सैकड़ों किसानों ने निकाली तिरंगा ट्रैक्टर रैली। किसान नेता तेजराम विद्रोही बोले, केंद्र सरकार सभी किसानों को 12 महीने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। मोबाइल फोन पर टॉक टाइम होता था, तो टॉक टाइम में कहते हैं कि उस समय एवरेज 20 मिनट जाती थी, लेकिन जब से स्क्रीन और उसमें से रील, क्या होता है, एक बार शुरू करने के बाद निकलते हैं क्या उसमें से बाहर? क्या होता है? नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप लोग कोई रील देखते नहीं है? नहीं देखते हैं ना? तो फिर शर्माते क्यों हो, बताओ ना। निकलते हैं क्या बाहर अंदर से? देखिए, हमारी क्रिएटिव उम्र और हमारी क्रिएटिविटी का सामर्थ्य अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे स्क्रीन पर जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है। हम उसके गुलाम बनकर के जी नहीं सकते हैं। परमात्मा ने हमें एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है, स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है, और इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूं। आपने देखा होगा, आप कभी भी देखे होंगे, मेरे हाथ में कभी कोई मोबाइल फोन शायद आप रेयरली कभी देखा होगा, रेयरली। मैंने क्यों अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, जबकि मैं एक्टिव बहुत हूं, लेकिन उसके लिए समय मैंने तय किया हुआ है। उस समय के बाहर मैं ज्यादा नहीं करता हूं, और इसलिए लोग तो मैंने देखा है, अच्छी मीटिंग चल रही है, बहुत अच्छी, और थोड़ा सा वाइब्रेशन आया तो ऐसे निकाल के देखता है। मैं समझता हूं कि हमने खुद ने कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे। मैं एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हूं, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है, और उसमें से जो मेरे काम की चीज है उस तक ही मैं सीमित रहूंगा। मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी से भागूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी उपयोगिता और आवश्यकता अपने मुताबिक करूंगा। अब मान लीजिए आपने ऑनलाइन डोसा बनाने की बढ़िया रेसिपी पढ़ ली, घंटा लगा दिया, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी कर लिया, पेट भर जाएगा क्या? भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा ना। उसके लिए तो डोसा बना के खाना पड़ेगा ना। और इसलिए गैजेट जो परोसता है वो आपको पूर्णता नहीं देता है। आपके भीतर का सामर्थ्य, अब आपने देखा होगा पहले के जमाने में बच्चे बड़े आराम से पहाड़ा कर देते थे, पहाड़ा बोलते हैं ना, हैं? और बड़े आराम से बोलते थे। और मैंने देखा है कि जो भारत के बच्चे विदेश जाते थे ना, तो विदेश के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि ये कैसे इतना पहाड़ा बोल देता है। अब उसको कुछ लगता नहीं था। अब आप देखिए धीरे धीरे क्या हाल हो गया है। हमें पहाड़ा बोलने वाला बच्चा ढूंढना पड़ता है। क्यों? उसको अब आ गया है, हो गया। यानी हम अपनी क्षमता खो रहे हैं। हमें अपनी क्षमता खोए बिना क्षमता को आगे बढ़ाना, ये हमें कॉन्शियसली प्रयास करना पड़ेगा। अदरवाइज धीरे 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 करके वो विधा खत्म हो जाएगी।
हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आप को लगातार टेस्ट करते रहें, मुझे ही आता है कि नहीं आता है। वरना तो आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने प्लेटफॉर्म आए हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस प्लेटफॉर्म पे जाकर के चैट पर चले जाएंगे तो आपको दुनिया भर की चीजें बता करके दे देता है वो। अब तो गूगल से भी एक स्टेप आगे चला गया है। अगर आप उसमें फंस गए तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। और इसलिए मेरा तो आग्रह रहेगा कि आप, दूसरा, हमारे यहां आरोग्य का जो शास्त्र है पुरातन भारत में आरोग्य का, उसमें उपवास की परंपरा होती है कि कुछ जरा ऐसा लगता है तो ऐसा करो, आप फास्टिंग करो। कुछ हमारे देश में कुछ रिलीजियस रिचुअल्स में भी होता है फास्टिंग करो। अब वक्त बदल चुका है, तो मैं आपको कहूंगा, क्या आप हफ्ते में कुछ दिन या दिन में कुछ घंटे ये टेक्नोलॉजी का फास्टिंग कर सकते हैं क्या? कि उतने घंटे उस तरफ जाएंगे ही नहीं। आपने देखा होगा कई परिवार होते हैं, घर में बड़ा 10वीं 12वीं बड़ा टेंशन शुरू में ही हो जाता है। सारे कार्यक्रम तय करते हैं परिवार वाले, नहीं भाई अगली साल कुछ नहीं है, वो 10वीं में है, वो अगली साल कुछ नहीं, वो 12वीं में है। ऐसा ही चलता है घर में। और फिर टीवी पे भी कपड़ा लगा देते हैं, हाँ नो टीवी, क्यों? एग्जाम है, 10वीं के एग्जाम है, 12वीं के एग्जाम है। अगर हम इतने जागरूक होकर के टीवी पर तो पर्दा लगा देते हैं, लेकिन क्या हम स्वभाव से तय कर सकते हैं कि सप्ताह में एक दिन मेरा डिजिटल फास्टिंग होगा, नो डिजिटल डिवाइस, मैं किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसमें से जो फायदा होता है उसको ऑब्जर्व कीजिए, धीरे 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 आपको उसका समय बढ़ाने का मन करेगा। उसी प्रकार से हमने देखा है कि परिवार हमारे तो छोटे होते जा रहे हैं, अब परिवार भी इस डिजिटल दुनिया में फंस रहे हैं। एक ही घर में मां, बेटा, बहन, भाई, पापा सब रह रहे हैं और एक ही कमरे में वो उसको व्हाट्सएप कर रहा है। मैं आपकी ही बात बता रहा हूं। मां भी पापा को व्हाट्सएप करेगी। देखा होगा आपने, घर में सब बैठे हैं साथ में, लेकिन हर अपने मोबाइल में खोया हुआ है। वो उधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है। यही हो गया है ना। मुझे बताइए परिवार कैसे चलेगा जी? पहले तो बस में, ट्रेन में जाते थे तो लोग गप्पे मारते थे। अब अगर कनेक्टिविटी मिल गई तो पहला काम यही, जैसे दुनिया भर का काम उन्हीं के पास है, उनके बिना दुनिया रुक जाने वाली है। ये जो बीमारियां हैं, इस बीमारियों को हमें पहचानना होगा। हम अगर इन बीमारियों को पहचानेंगे तो हम बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। और इसलिए मेरा आग्रह है, घर में भी क्या आप एक एरिया तय कर सकते हैं क्या? परिवार में जाके आज ही तय कीजिए, एक एरिया तय करिए। ये एरिया जो है नो टेक्नोलॉजी जोन, मतलब वहां टेक्नोलॉजी को एंट्री नहीं मिलेगी। वहां आना है घर के उस कोने में तो मोबाइल वहां रख के आओ और वहां आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे। नो टेक्नोलॉजी जोन। घर के अंदर भी एक कोना बना दीजिए, जैसे देवघर होता है ना, भगवान का मंदिर एक अलग होता है कोने में, वैसा ही बना दीजिए। भाई इस कोने में आना है, चलो जाओ मोबाइल बाहर रख के आओ, यहां ऐसे बैठो। अब देखिए धीरे धीरे आपको जीवन जीने का आनंद शुरू होगा। आनंद अगर शुरू होगा तो आप उसकी गुलामी में से बाहर आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for sharing such light-hearted mantra of digital fasting to tackle challenging situations in such an easy manner. माननीय प्रधानमंत्री जी, हिमालय पर्वतमाला में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यूनियन टेरिटरी जम्मू से निदा हमसे आभासी माध्यम से जुड़ रही हैं एवं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। निदा, अपना प्रश्न पूछे।
Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. I am Nida of class 10th from Government Model High Secondary School, Sujwa, Jammu. Sir, my question is, when we work hard but do not get the desired result, then